हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वह सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें दोस्तों हम लोग फर्स्ट यूनिट में मौर्य और गुप्त साम्राज्य पढ़ चुके हैं। चलिए इसमें जो पहला प्रश्न देख लेते हैं, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे वो श्री गुप्त थे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत क्या हैं। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य है थे उनके जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत, तो पहला कौन सा है, साहित्यिक स्रोत। दूसरा कौन सा है, पुरातात्विक स्रोत। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। एक और प्रश्न देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके लिए उत्तर देख लेते हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है, संस्था। इसमें क्या कार्य होता है देख लेते हैं। जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे, ठीक है, जो एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे उन्हें संस्था गुप्तचर बोलते थे। दूसरा है संचारा, ये घूम घूम कर सूचना एकत्रित करते थे। ठीक है, जो संचारा था वह घूम घूम के सूचना एकत्रित करने का कार्य करता था। एक और प्रश्न देखते हैं, गांव पर शासन तथा न्याय कौन करता था। ठीक है, तो गांव पर शासन तथा न्याय कौन करता था, वह ग्रामीण किया करता था। दोस्तों देखेंगे अगले प्रश्न में हम लोग, इसमें दिया है कि मौर्य काल में शिक्षा के लिए जो व्यय किया जाता था उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मौर्य काल में जो व्यय राज्य की ओर से शिक्षा के लिए किया जाता था उसे देव पूजा कहते थे। ठीक है, मौर्य काल में जो व्यय राज्य की ओर शिक्षा के लिए किया जाता था उसे क्या बोलते थे, देव पूजा बोलते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था। तो पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष तक, ठीक है, जो पुराण है उसके अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष तक शासन किया था, किंतु महावंश के अनुसार 27 वर्ष तक राज्य किया। ठीक है, जो महावंश है उसके अनुसार कौन, बिंदुसार 27 वर्ष तक राज किए थे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहते हैं इसका अर्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं उत्तर में, सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता था, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट। ठीक है, जो सम्राटों का सम्राट है उसे चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जानते थे, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला था। ठीक है, और भारत में यह स्थान किसको मिला था, सम्राट अशोक को यह स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, चक्रवर्ती जो सम्राट अशोक थे ये अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, बिंदुसार जो थे इनको यूनानी लेखक के अनुसार हम लोग देख सकते हैं, बिंदुसार का नाम अमित्र केटे था। ठीक है, यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार का नाम अमित्र केटे था। एक और प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण बताइए। चलिए देख लेते हैं, पहला है कोई एक कारण, तो पहला कारण यही होता है अयोग्य उत्तराधिकारी। इसमें देख लेते हैं, अशोक के मृत्यु के पश्चात, ठीक है, अशोक एक योग्य थे लेकिन इनके मृत्यु के पश्चात कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशक, देववर्मा, सतधनुष और बृहदत्त उत्तराधिकारी हुए, परंतु ये लोग मगध के शासन को सुचारू रूप से चला नहीं सके। ठीक है, जो सम्राट अशोक थे इनके बाद इनके वंशज हुए, लेकिन ये अपने उत्तराधिकारी को अच्छे तरह से चला नहीं सके, क्योंकि ये मगध पर शासन करने में अयोग्य थे। ठीक है, ये मगध बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था, इस पर ये शासन करने में असहयोग थे, इस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। समुद्रगुप्त के दो चारित्रिक गुण बताइए। ठीक, जो गुप्त वंश के राजा था समुद्रगुप्त, उसके बारे में पूछ रहा है। पहला है, समुद्रगुप्त विश्व के प्रमुख विजेताओं में से एक था। ठीक है, उसने अपने छोटे राज्य को विजयों द्वारा विस्तृत कर दिया था। ठीक है,
समुद्रगुप्त कौन थे? विश्व के प्रमुख विजेताओं में से एक था। इन्होंने अपने जो छोटे से राज्य थे उसको कई राज्यों को विजय करके उसको एक विशाल राज्य बना दिया था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त एक निपुण सेना नायक था। उसमें एक कुशल सेना नायक के सभी गुण विद्यमान थे। ठीक है, समुद्रगुप्त में एक कुशल सेना नायक के सभी गुण क्या थे? विद्यमान थे। इसीलिए जो स्मिथ थे इन्होंने कहा है कि भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। ठीक है, भारतीय नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को किसने दिया था? वो स्मिथ ने दिया था। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य की सत्ता कब संभाली? तो 335 ईस्वी में अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के राज को समुद्रगुप्त ने आगे विस्तार किया। ठीक है, जो इनके पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम, उनके राज्य को आगे तक विस्तार किया। कौन किया? समुद्रगुप्त ने किया, और लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, 45 वर्ष तक इन्होंने अपना शासन कार्य किया समुद्रगुप्त ने। एक और प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का स्थानीय प्रशासन कितने भागों में विभक्त था? ठीक है, जो गुप्त साम्राज्य था उसका स्थानीय जो प्रशासन था वो कितने भागों में विभक्त था? तो वो 2 भागों में विभक्त था। पहला है नगर प्रशासन, दूसरा है ग्राम प्रशासन। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और प्रश्न, गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? चलिए देख लेते हैं। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया गया था। ठीक है, जो गुप्त काल में उसमें न्याय का व्यवस्था अच्छा प्रबंध किया गया था। गुप्त काल में न्यायालय के 4 वर्ग थे। पहला है राजा का न्यायालय, दूसरा है पूर्व, तीसरा श्रेणी, चौथा है कुल। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त काल के कुछ प्रमुख करों के नाम बताइए। ठीक है, जो कर वसूले जाते थे उस करों के नाम। चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। पहला है भाग, दूसरा है भोग, तीसरा है उदंग, चौथा है उपरिकर, और नेक्स्ट है भूतावाद प्रत्यय आदि, ये सब कर थे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इंडिका से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जो इंडिका पुस्तक थी जिसको मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक थी जो चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर था इसका दूत कौन था? मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, यह मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, जाति प्रणाली और भारत में गुलामी का न होना दर्शाया था। ठीक है, इन्होंने अपनी जो पुस्तक में लिखा था कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन कैसा था उसके बारे में चर्चा किया था, जाति प्रणाली कैसी थी, और भारत कभी किसी का उसमें गुलाम नहीं था। ठीक है, उसके तत्पश्चात भारत किसी का गुलाम बना था। यद्यपि इसकी मूल प्रति खो चुकी है। यह पारंपरिक यूनानी लेखकों जैसे प्लूटार्क, स्ट्रैबो और आर्यन के लेखों में उदाहरण के रूप में है। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न, बाणभट्ट के अनुसार वर्धन वंश का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, जो बाणभट्ट हैं इनके अनुसार वर्धन वंश का जनक, तो इनके अनुसार हर्षचरित में पुष्यभूति को वर्धन वंश का आदि पुरुष अर्थात वर्धन वंश का जनक माना जाता है। ठीक है, किसमें? हर्षचरित में। ठीक है, बाणभट्ट की जो रचना थी हर्षचरित्रम, उसमें दर्शाया गया था कि पुष्य जो भूति थे वो वर्धन वंश के राजा थे या जनक थे। हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, जो इस वंश के प्रथम शक्तिशाली राजा थे। हर्ष ने किन नाटकों की रचना की थी? तो हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंदा एवं रत्नावली नामक 3 नाटक की रचना की थी। सिंहनाद कौन था? सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति था। एक और प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के किन्हीं 2 नक्षत्र शास्त्रीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो पहला देख लेते हैं कौन सा है, वराह मिहिर, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, सॉरी दोस्तों दूसरा क्या था? ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ये 2 वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम। तो आर्यभट्ट की 2 रचनाओं का नाम सूर्य सिद्धांत, दूसरा है आर्यभट्टियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त को किस कुल का बताया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हें
किस कुल का बताया गया था ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया, क्योंकि विष्णु पुराण के जनक टीकाकार ने बताया है कि चंद्रगुप्त के निम्न कुल में जन्म हुआ था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त इनका निम्न कुल में जन्म हुआ था, विष्णु पुराण के टीकाकार ने ये बताया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मौर्य साम्राज्य में नायक से आपका क्या तात्पर्य है? सेना के मुख्य संचालक को नायक कहते हैं। ठीक है, जो सेना का मुख्य संचालक होता था उन्हें नायक की संज्ञा दी गई थी। सेनापति सैन्य विभाग का महामात्य होता था। जो सेनापति होता था वह सैन्य विभाग का महामात्य होता था, पर नायक सेना का युद्ध क्षेत्र में संचालन करता था। देखते हैं एक और प्रश्न। मौर्य साम्राज्य में दुर्ग किसे कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य को नगरों से जो विविध आमदनी होती थी उसे दुर्ग कहा जाता था। देखते हैं एक और प्रश्न। मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या है? मौर्य प्रशासन में तीर्थ विभाग को कहा जाता था तथा यह विभाग समाहर्ता नामक अमात्य के अधीन होता था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अशोक के धर्म की कोई एक विशेषताएं लिखिए। अशोक के धर्म की एक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अहिंसा। ठीक है, इन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया। अशोक का धर्म अहिंसा का समर्थक करता है। ठीक है, अशोक का धर्म अहिंसा का समर्थन करता है, जिसमें सभी जीव जंतुओं की हत्या निषेध है, जिसको आपको मानना नहीं है। इनके धर्म में जीवों पर दया करने का गुण सिखाया जाता है। जीवों पर दया करने का गुण। पर्याग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? पर्याग प्रशस्ति के रचयिता समुद्रगुप्त की जो दरबारी कवि थी हरिशेर थे। ठीक है, देखते हैं एक और प्रश्न। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये सब मैंने प्रश्न जो लिया ये सब डीएलएड आप लोगों की एग्जाम में पूछा गया है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुप्त कालीन चित्रकला के दो केंद्रों के नाम लिखिए। ठीक है, गुप्त काल के चित्रकला के दो केंद्र, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा औरंगाबाद। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? पौराणिक कथाओं के अनुसार खजुराहो मंदिर का निर्माण चंद्रवर्मन ने करवाया था। कालिदास के दो प्रमुख ग्रंथों का नाम। पहला है कुमार संभवम, दूसरा है रघुवंशम। नेक्स्ट प्रश्न। गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह जयदेव जी थे, इनकी गीत गोविंद प्रसिद्ध रचना है। भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? यह 1962 में हुआ। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।